हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 8 लेक्चर। इससे पहले हमने इसके 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें कि हमने पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में आपके बुक के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा है और उसको इस वीडियो में समझाया है, अगर नहीं देखा तो आप उसको इस लेक्चर से पहले देखें। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स की। जब वो सीरीज़ में लगेंगे तो किस तरीके का चीज़ डेवलप होगा और जब वो पैरेलल में लगेंगे तो किस तरीके की चीज़ें होंगी, या हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके रेजिस्टेंस को। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है दमन? अगर मैं पुराना पूछूं तो उससे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो एक मेटल कंडक्टर होता है जो इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो थोड़ा स्टॉप हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा ना निकले। फ्लो और उसकी अगर मैं उसी में आगे पूछूं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की ओम ओम है, उसकी एसआई यूनिट होती है। प्लस अगर मैं बोलूँ कि मेरे को रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है लेकिन मेरा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो वो चेंज हो जाएगा क्या एक ही चीज़ के लिए? चेंज हो जाएगा। मैंने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा है, रेजिस्टेंस चेंज होगा? एरिया नहीं, और कोई ऐसी कंडीशन जिस पे कि वो चेंज हो जाए? जब आपका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन फिर भी एक कंडीशन मैंने और अप्लाई करी कि उसका रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी चेंज हो गया। जो कंडक्टर है वो अलग मेटल का हो? नहीं, वो सब सेम है। याद आया? जब उसका हम टेम्परेचर चेंज कर दें, हम टेम्परेचर कल भी हमने एक न्यूमेरिकल करा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख सकते हैं कि हम इन सब कंडीशंस को तब लेके चल रहे हैं जब उसका कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो सेम है। कल तो ही मेंशन करा था उसको। तो अगर उसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया तब क्या होगा? तब रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 2 or more resistors can be connected with each other by different combination method in order to achieve the desired equivalent resistance in a particular circuit। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर मेरे को एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने हैं तो मेरे पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं उसको लगाने के, और उस डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस को एक्वायर करने के लिए जो कि मुझे चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको नॉर्मल डेली लाइफ में बोलूँ कि अगर मेरा बहुत बड़ा घर है और उसमें मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दूं, है ना, अब उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना कि एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो फ्लो ऑफ करंट सब जगह एक जैसा हो जाएगा। लेकिन कहीं पर मुझे हैवी करंट चाहिए, वहाँ पर तो मुझे ऐसा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि हमें ज़्यादा रेजिस्टिव, मतलब कि ज़्यादा करंट फ्लो दे दे। मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई है तो करंट फ्लो क्या होगा? लो होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हाई। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम? तो अलग अलग लगा देंगे, मतलब पैरेलली करंट सब में जाएगा अलग अलग। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस तरीके की कंडीशन रखता हूँ जहाँ पर मुझे पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि पूरे सर्किट में मुझे एक ही अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो मैं सीरीज में लगाऊंगा रेजिस्टेंस। और अगर मुझे अलग अलग करंट फ्लो चाहिए तो मैं क्या करूँगा? पैरेलल लगा दूंगा। ये सिंपल सी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कैसे लगा है। अगर रेजिस्टेंस जो है, जो उसका रजिस्टर है, जो रजिस्टर है वो लगा है आपका सीरीज में। किस में लगा है? इन सीरीज। ये बात समझ आ गई कि रजिस्टर कैसे लगा है? सीरीज में लगा है। इसमें कोई दिक्कत? इससे पहले ये चीज़ समझ आ गई ना कि कभी रजिस्टर सीरीज में लग सकता है, कभी पैरेलल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अब अगर मैं कंडीशन व्हेन 2 or more resistors can be connected end to end with each other then they are said to be connected in series। अगर वो एंड टू एंड कनेक्ट है, एक ही सीरीज में कनेक्ट है, मतलब कि 2 रजिस्टर्स मैंने लिए, एक रजिस्टर और यहाँ पर लिया मैंने दूसरा रजिस्टर, मतलब ये हो गया रजिस्टर 1 और हो गया रजिस्टर 2।
तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे में हम, सीरीज बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अकेले लग के क्या करेंगे भाई, इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, है ना, और वोल्ट मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव देखते हम, हाँ जी देखते हैं। एम मीटर में देखते हम, देखते, गैल्वेनोमीटर में नहीं देखते, ये ध्यान रखना। कभी वैसे तुम्हारे टॉपिक में बचा नहीं अब गैल्वेनोमीटर, वो सीधा 11th और 12th में था, लेकिन बाई चांस अगर उसने इनडायरेक्टली पूछ लिया तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा वो होता है जिसमें कि हम ये दोनों चीज़ें नहीं देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उसमें नहीं होता है। वो रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए होता है कि उसको कैलकुलेट करते हैं हम उसमें, पॉइंट टू पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं ना अभी, तो उसको कौन कैलकुलेट करता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जब हम रिहोस्टेट पे चेंज करेंगे तब बताएगा, वोल्टमीटर तो एक पॉइंट बता दिया ना, वो हम जब वेरी करते रहेंगे तब गैल्वेनोमीटर आता है वहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया हमने, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वोल्ट 1 होगी जैसे बोल ही रहे थे हम, और यहाँ पर क्या होगी, वोल्ट 2 होगी, हाँ है ना। अब अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो ऐसे ही लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस रखने के लिए मेरे को यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी, लगा दीजिए बैटरी। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, है ना। और यहाँ पर मैंने इसमें क्या डेवलप कर दी, की डेवलप कर दी, इसको मैंने क्लोज कर दिया। और कुछ लगेगा क्या, और कुछ एमीटर नहीं लगेगा अभी, एमीटर भी तो लगेगा, एमीटर भी लग गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है ना, पूरा पूरा कैसे जा रहा है, उल्टा तो नहीं लिखा मैंने, सीधा लिखा, आपने एमीटर को उल्टा लिखा ना, अब सही है ना, ऐसे जाएगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नहीं यार यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो सब ऐसी सीरीज में चलेंगे ना, पॉजिटिव, ये है वो, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3-4 चीज़ें आती हैं इसमें। हालांकि वैसे डेरिवेशन होती है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही डायरेक्ट फार्मूलाज पे हम बात करते हैं। तो जब हम फार्मूलाज पे बात करते हैं तो किस तरीके की चीज़ें आएंगी, कि पहली चीज़ कि वोल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझना कि वोल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे को फॉर्मूला तो पता है रेजिस्टेंस का, क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I होता है, ठीक है जी। अगर मुझे वोल्ट कैलकुलेट करनी हो सारी, तो मैं क्या करूँगा, V1 + V2 + V3 ऐसे ही करूँगा, सिंपल सी बात है, सारी वोल्ट कैलकुलेट कर दी मैंने। और अगर मेरे को I कैलकुलेट करना होगा, या मैं अगर बात करूँ V कैसे होगा, V1 किसके बराबर होगा, I और R1 के बराबर ही तो होगा। अगर मैं इसकी बात करूँगा, अगर फॉर्मूला ले जाऊँगा तो इधर चला गया ना, सिंपल सी बात, ये भी समझ आ गई होगी। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर V की जगह क्या लिख सकता हूँ, V = IR1 + V = IR2 + V = IR3, ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, IR = IR1 + IR2 + IR3, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं I यहाँ पर कॉमन ले लिया, R यहाँ पर है, और यहाँ पर भी I कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर R1 + R2 + R3 रह गया। मैं डेरिवेशन थोड़ी सी बता रहा हूँ बस, I से I कट गया तो R किसके बराबर हो गया, R1 + R2 + R3। ये कहानी होती है जब हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई, हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात अगर हम समझें, इन्होंने हमें क्या बोला कि जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो एट द एंड उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है जी। हालांकि हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, R = R1 + R2 + R3 + R4, लेकिन वो बना कैसे, हम तो वोल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और वोल्ट बराबर होती है IR1 के, तो इस तरीके से वो पूरा चलता है फॉर्मूला। ये बात समझ आ गई, ये बस ध्यान रखना है, जिससे कि इन केस आगे जाके कहीं पर डराइव के लिए बोल दें, या कोई ऐसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि V अगर उन्होंने लिख दिया, अगर नोमेरिकल में या पॉइंट में या टेक द करेक्ट में आ गए, तो तुम्हें पता होगी V इसके भी बराबर होता है, ये तीनों बराबर है ना, ये कंडीशन सारी बराबर है कि नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कॉम्बिनेशन जो सीरीज में चलते हैं उन पे हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो आर होगा, कैपिटल आर, वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के, पहली चीज़। दूसरी बात क्या बोलेगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा होगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर मैंने R1 R2 R3 को प्लस करके एक फाइनल वैल्यू निकाली, उन तीनों से बड़ी तो होगी वो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। हालांकि इतनी टर्मिनोलॉजी हम राइटिंग में अगर यूज़ कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो इतना डिफरेंस नहीं आता, बट ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं उसको हम, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब हम पूरा रेजिस्टेंस निकाल दिए, जो हमारा कैपिटल आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये बात समझ आ गई। उसके बाद द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। जो करंट है हर रजिस्टर में सेम जा रहा है, मतलब यहाँ पर से सेम है ना, यहाँ पर क्या है, फिर उसने रोका तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने वोल्ट मीटर लगाया सेम ही जाएगा। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग हो जाएगा ना, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर आया तो अलग था, लेकिन यहाँ पर जब आया पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इसने रोका ना पहले, इस वाले ने, और उसके आगे और होगा। समझ आ गई बात, इसमें कोई डाउट कोई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। एडवांटेज तो हमने बात कर ली, डिसएडवांटेज क्या होंगे। एक चीज़ और हो सकती है, सॉरी, कि अगर मैं इसमें गलती निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे को पता है एक ही सर्किट है, यहाँ गलती होगी, यहाँ गलती होगी, यहाँ गलती होगी, आसान है निकालना बहुत। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक खराब हो गया तो सब खराब होगा, पूरा सर्किट खराब हो गया फिर, है ना। दूसरा, इन दिस कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। मतलब अगर एक सर्किट ब्रेक हुआ तो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा ही घर में होने लगे तो फिर कितनी दिक्कत आएगी कि मेरा एक बल्ब फ्यूज हुआ, कोई एक चीज़, तो पूरा घर का सर्किट बंद हो गया, है ना। तो इसलिए हम घरों में कैसा कॉम्बिनेशन रखते हैं, पैरेलल रखते हैं। ये बात समझ आ गई। देखा होगा ना, घर के बाहर एक डब्बा लगा है तो इसमें बहुत सारी एमसीज होती हैं, अगर हमने गलती से कोई हाई वोल्टेज कहीं गलत लगा दिया तो वो बंद हो जाती है कभी कभी, नोटिस करें। वो उसी वजह से होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होगा कि लो होगा, करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है वो, क्या होगा, अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, लो और हाई का। It is not possible to connect a bulb and a heater in a series simultaneously because they need different values of current to operate properly, जो मैं अभी बात बता रहा था, है ना। जैसे बाथरूम में गीज़र का जो प्लग है उसकी वायर कितनी मोटी है, नॉर्मल वायर से मोटी है कि पतली है, बहुत मोटी। क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए, उसकी वायर का रेजिस्टेंस भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दो तीन इसमें दिक्कत रहती है कि जो हम, हालांकि दिक्कत नहीं है उसकी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले तो ज़्यादा ध्यान याद समझ आती है बात, कि एक तो अगर एक गड़बड़ होगी तो सारी गड़बड़ हो जाएंगी, दूसरी कि हम बल्ब और हीटर को एक साथ नहीं लगा सकते भाई, उसके लिए हमें हैवी वायर चाहिए, समझ आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। हालांकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अभी भी अगर टाइम लगेगा तो कराऊंगा, नहीं तो फिर हम उसको शॉर्ट्स में आगे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हम जो देखते हैं, अभी मैं कॉम्बिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करूँ। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था हमारे पास, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, जिसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को एक के बाद एक लगा देते हैं। इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बनता है। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तेरा, सब समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम किस में पढ़ते हैं, पैरेलल में पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है दमन? ओम्स लॉ की डेफिनेशन है V इक्वल्स IR। V इक्वल्स IR, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स करंट टू रेजिस्टेंस।
इसमें R कांस्टेंट है। यानी कि उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया। तो अब हम उसका V अपॉन आई की बात करते हैं, यही होता है। अच्छा, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो हमने जो रजिस्टर लिया, जो हमने अब रजिस्टर लिया वो किस में लिया हमने, इन रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, वो किस में लिया हमने, पैरेलल लिया। अब हम पैरेलल लेंगे तो क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं जिससे कि हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भैया पैरेलल है तो उसको हमें अलग अलग वे ऑफ सर्किट से लेके जाना पड़ेगा। या R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसमें एमीटर लगा दिया, या एमीटर उस साइड लगा देंगे, उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। कैलकुलेट करना है ना, मैं करंट पहले इतनी लगाएंगे, रेजिस्टेंस के बाद लगाएंगे, उसमें गलत हो गया वो चीज़, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब पूरा करंट कैलकुलेट करना है ना मैं, तो इस साइड आए थे, ठीक है, मतलब एमीटर आएगा इस साइड। उस वाले में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उसमें हमने उल्टा लगा दिया था ना, वो इस साइड आएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गई, की आ गई, ठीक है। और क्या रह गया नेगेटिव यहाँ पे ना, और क्या रह गया, प्लस, और एक करंट के डायरेक्शन की, यहाँ से गया और यहाँ से आया, है ना। अब इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात कि इन चीज़ों, इस वाले सर्किट को हम कहाँ लगाते हैं, बहुत बेसिक है। इस वाले सर्किट को हम कहाँ लगाएंगे, मतलब ऐसा कि अलग अलग रेजिस्टेंस जाना चाहिए, कमरे में अलग, बाथरूम में अलग, रसोई में अलग, घर में, या बहुत बड़ा कहीं पर हमें सिस्टम डेवलप करना है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन है, अब इसमें हम चिप लगा देते हैं ना, बहुत छोटा सा एक ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी तो एक्चुअल में यही तो हो रखा है सब, उसमें हम तारे नहीं लगा सकते, तो हमने पूरे सिस्टम डेवलप कर दिया कि ले भाई ऐसे तो है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 पॉइंट्स टू ईच अदर, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 पॉइंट से हमने अलग अलग कनेक्ट करे हैं कॉम्बिनेशन में, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात की देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग फिगर आर शोन। जो फॉलोइंग फिगर हमने बनाई यहाँ पर, ये किसको दिखा रही है, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा रही है। अब सिंपल सी वही वाली बात की करंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, करंट अभी हम वोल्ट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अगर हम अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करंट इन R1। अब यहाँ पर हम वोल्टेज वहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में थी। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हम करंट की बात करेंगे। क्यों करेंगे, अलग अलग क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, ये दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब अगर हम बात करें करंट की, कि भैया मैं यहाँ पर मैं अगर इसको देखूंगा, मैं बोलूँगा ना कि टोटल कितना करंट गया, करंट कितना गया, और वहाँ पर मैं क्या बोलूँ कि वोल्टेज कितनी हो गई, वोल्ट में डिफरेंस आ रहा है ना वहाँ पर, क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए हैं। और यहाँ पर किस में वेरी हो रहा है, वोल्टेज में तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वेरी किस में हो रहा है, यहाँ पे तो वोल्टेज निकल गई, लेकिन इस बीच में जो वेरी हुआ किस में हो, करंट में वेरी हुआ ना। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ कि आई किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होता है क्या, और R किसके बराबर होता है, V अपॉन आई, ये तो मुझे पता ही है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ तो कैसे बन जाएगा, I इक्वल्स टू V बाई आर बन जाएगा, है ना। तो यानी कि I इक्वल्स टू V बाई आर है, I इक्वल्स टू V बाई आर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ये बात समझ आई। फिर वही डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इसको फिर से देखूँ तो V अपॉन R1, यहाँ पर 1 2 नहीं आता है, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगी। हाँ, ये मैंने फ्लो में, ठीक है। तो V यहाँ पर 1 यहाँ पर रहेगा नॉर्मल, तो अपन R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये बात समझ आ गई, मैं बस डिराइव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँगा तो V खत्म हो गया, तो यहाँ पे मेरा बचा क्या, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ सीरीज की, तो मेरा फॉर्मूला डराइव हो रहा है वोल्टेज से, वोल्ट से, और जब मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल की, तो मेरा जो फॉर्मूला डराइव हो रहा है किससे हो रहा है, करंट से। तो एक्चुअल में मैं
जब सीरीज में हूँ तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वोल्टेज की कर रहा हूँ, और जब मैं पैरेलल में हूँ तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट की कर रहा हूँ। हाँ, मतलब हमारा रेजिस्टेंस में ही बनना है, बट मेरे दिमाग में अगर डराइव करने के लिए आया तो मुझे दोनों चीज़ें डिफरेंस पता होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर इसके कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं कि सीरीज और पैरेलल में जो हम बात कर रहे हैं इनको ध्यान रखना है। अगर आंसर राइटिंग में कभी आ भी जाए तो ये दोनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो कुछ पहला पॉइंट क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेसिप्रोकल करा ना हमने, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बना 1/r। तो जितने रेसिप्रोकल में मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस लिखे वो किसके बराबर होंगे, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होंगे, पहली चीज़। और इसको हम दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा ज़्यादा होगा ना, ये चीज़ ध्यान रखना। द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, मतलब कि जो हम करंट फ्लो कर रहे हैं वो ज़्यादा है जो करंट निकला ईच रजिस्टर से। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो यहाँ पर करंट होगा वो ज़्यादा होगा इस सिंगल रजिस्टर्स के। अगर मैं बात करूँ मतलब जो करंट यहाँ से निकला वो R1 के करंट के मुकाबले ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। और R2 के अगर अलग अलग ले लें तो करंट डिफर कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे करंट की बात कर रहा था। और अगर मैं पैरेलल की जगह सीरीज ले लेता तो वहाँ पर वेरी करंट थोड़ी कर रहा है, वहाँ पर तो वोल्टेज कर रही है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट मैंने रोक दिया। तो किस में डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज में। बात समझ आ गई। अच्छा, लास्ट पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। यहाँ से गए यहाँ पर फिर जुड़ गया, फिर यहाँ पर वापस आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग नहीं लगाया, यहाँ पर से पूरा यहाँ लगा दिया जो हमने पढ़ा था वोल्टेज वाले पॉइंट में, पोटेंशियल डिफरेंस में। याद आ गई ये बात, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर इसमें खराब हो गया, अगर मैंने पूरा लगा रखा है, मुझे नहीं पता ना कि R1 में खराब हुआ, हालांकि मैंने MC लगा रखी है, MC से मुझे पता चल जाएगा। लेकिन एट दी एंड पहले तो डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, पहले तो हमें 3 रेजिस्टेंस चाहिए, वो पैरेलल चाहिए, तो पूरा कॉम्बिनेशन अलग बन गए। और दूसरी बात कि अगर एक में पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ हुई है भैया। हालांकि इसमें अप्लायंसेस बचे रहेंगे, एडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं, इसमें अप्लायंसेस बच जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएंगे। और अगर हम बात करें डेली लाइफ की पैरेलल की या कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज और पैरेलल दोनों कि अगर हम देखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज इन डेली लाइफ एज सर्किट हैज यूज अ कंपोनेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। हम डेली लाइफ में पैरेलल ही यूज़ करते हैं, घर हो कहीं पर भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, पैरेलल यूज़ करें। जैसे बैटरी हो गई या घड़ी हो गई, वहाँ पर हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं, छोटे हैं ना सर्किट्स। जैसे अब ये हेडफोन है ना, अब इसमें अगर एक ही तो जा रहा है, 4-5 थोड़ी होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे माइक है, इसमें एक ही होगा, ठीक है। सो इसमें अभी जो हमने आज की वीडियो में समझा वो हमने समझा कि रेजिस्टेंस को हम किस किस तरीके से लगाते हैं, उसके फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और शायद क्या पता हम उसको शॉर्ट्स में ही कन्वे कर दें आगे। और आगे जाके जो इसमें लास्ट टॉपिक बचा है वो जो हीटिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जनरेटेड कंडक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर वगैरह, जो छोटे छोटे टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम आगे जाके क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था, और अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।